यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टेट पीसीएस में जो कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन जो लगभग पूछ ही लिए जाते हैं अक्सर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 6 सवाल लिया है, 6 क्वेश्चन, और उसका थोड़ी डिटेल्स भी हमने कोशिश की है इसमें ऐड करने का जहाँ पे संभव है वहाँ पे। तो पहला सवाल ये है कि विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विदिशा, भोपाल, रायसेन और सीहोर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रायसेन। यानी कि जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले से संबंधित है और ये रायसेन ज़िले में स्थित है। अब भीमबेटका की बात कर लें, थोड़ी सी इसका पौराणिक उल्लेख भी है। ये भीम जो कौरव पांडव के ये कौरव पांडव वाले जो भीम हैं, पांडवों की तरफ से, पांडव जो 5 पांडव भाई हैं उनमें जो भीम हैं जो गदाधारी थे, ये उनसे भी संबंधित है पौराणिक कथाओं के अनुसार। और भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र पाए जाने की वजह से ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये जो भीमबेटका की जो पेंटिंग है ये लगभग 12,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा जो भीमबेटका के चित्र हैं इनको पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का समय माना जाता है। और ये जो स्थल है भीमबेटका, ये स्थल पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। इसके अलावा ये जो गुफा है भीमबेटका की गुफा, ये विंध्याचल पर्वत से घिरी हुई है। और भीमबेटका गुफा की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। और इस गुफा में लगभग 500 गुफाएं अंदर हैं। और ये जो भीमबेटका है, तो भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के द्वारा अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2003 में जुलाई महीने में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। और यहाँ जो चित्र या जो तस्वीर पाए गए हैं ज़्यादातर लाल और सफ़ेद रंग की है, और कहीं कहीं पीले और हरे रंग का भी प्रयोग हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग अवस्था में, पूरा पाषाण अवस्था में, जब रंगों का संयोजन नहीं जम पा रहा था, इसकी वजह से सिर्फ जो प्राथमिक कलर हैं जैसे लाल और सफ़ेद, इसकी वजह से ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं लाल और सफ़ेद कलर की मिली हैं, और कहीं कहीं पे पीले और हरे रंग का भी प्रयोग हुआ है। थोड़ी सी जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश की, अगर इसकी भी बात कर लें तो जो पहला ज़िला है, चलिए हम इसको छोड़ते हैं, रायसेन की ही बात कर लें। तो रायसेन ज़िला इसलिए भी प्रसिद्ध है कि सांची का स्तूप यहीं स्थित है। और रायसेन ज़िले का कुल क्षेत्रफल 8395 यानी कि 8395 वर्ग किलोमीटर है। और हुआ क्या था कि जब भोपाल को भारत के संघ सी का राज्य बनाया गया, तो उसके बाद रायसेन जिला मुख्यालय के साथ 5 मई 1950 को रायसेन जिला अस्तित्व में आया। और अब बात कर लें विदिशा जिला की, तो विदिशा जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 7371 यानी कि 7371 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ष 1904 में भिलसा जिला का निर्माण किया गया था, जिसमें विदिशा नाम की एक तहसील हुआ करती थी। और आज़ादी के बाद सन 1949 में जब ग्वालियर राज्य की जो रियासत थी वो मध्य प्रदेश में आ गई, तो वर्ष 1949 में ही इसे एक पूर्ण ज़िले की मान्यता प्रदान की गई। और बाद में 1956 में इस ज़िले का नाम बदलकर विदिशा कर दिया गया था। तो ये विदिशा का इतिहास है। इसके अलावा यहाँ पर राजवंशों की बात कर लें कि किस राजवंशों ने शासन किया, तो इसमें शामिल हैं शुंग, नाग, सातवाहन और गुप्त राजवंशों के शासकों द्वारा यहाँ पे शासन किया गया।
जिसमें सम्राट अशोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने विदिशा की वणिक पुत्री से ही विवाह किया था। और अब सीहोर ज़िला की बात कर लें थोड़ी सी, तो सीहोर ज़िला जो है इसका क्षेत्रफल 6578 वर्ग किलोमीटर है। और इस ज़िले का पुनर्गठन 2 अक्टूबर 1972 को किया गया था। इसके अलावा यहाँ से पार्वती नदी बहती है या निकली है, जो कि इसी ज़िले के सिद्दीकगंज गांव से निकलती है। और ये जो सीहोर ज़िला है ये भोपाल संपत्ति या भोपाल रियासत का एक हिस्सा था। और यानी कि जो राज्य की राजधानी है ये भोपाल जो है ये सीहोर ज़िले का एक हिस्सा था। और वर्ष 1972 में इसको विभाजित किया गया और एक नए ज़िले भोपाल का गठन किया गया, यानी कि भोपाल ज़िला जो बनाया गया तो सीहोर को पुनर्गठित करके। ठीक है, तो सीहोर ज़िला 2 अक्टूबर 1972 को अस्तित्व में आया। और सीहोर का प्राचीन नाम सिद्धपुर है और ये काफ़ी सारे संतों की बस ज़िला है सीहोर ज़िला। और ये जो सीहोर ज़िला है ये अवंती राज्य का हिस्सा रहा है। और कालांतर की बात किया जाए तो यानी कि इससे पहले यहाँ पे मगध राजवंश, चंद्रगुप्त प्रथम, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, राजा भोज, पेशवा प्रमुख, रानी कमलापति, जिनके नाम से अभी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया, वो और भोपाल के नवाबों के अधीन सीहोर ज़िला था। इसके अलावा ये जो सारू मारू की गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो सीहोर ज़िले में ही स्थित हैं। और योग संप्रदाय के जो संस्थापक महर्षि पतंजलि थे उन्होंने भी यहाँ योग करते हुए कुछ समय बिताया। और आगे बढ़ें तो अगला सवाल है कि किस स्थान की स्थानांतरित कृषि पोडू नाम से जानी जाती है। विकल्प है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, और डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। अब स्थानांतरण कृषि की बात करें तो जो कि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है और इसे प्रायः झूम कृषि के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि झूम कृषि इसका नाम असम राज्य में है। और विभिन्न जगहों के नाम की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कमन, विंगा एवं धाबी नाम से जाना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहाँ इसे दीपा नाम से जाना जाता है। और केरल के जो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ इसे कुमारी नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में जैसा कि स्पष्ट है कि पोडू नाम से। और मध्य प्रदेश राज्य की बात कर लें तो मध्य प्रदेश राज्य में इसे बेवर एवं दहियार के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं 29 अप्रैल, 29 मई, 29 जुलाई, 29 अगस्त। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी होगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष इसे 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती या जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की बात कर लें तो ये दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात है। और इस दिन को पहली बार वर्ष 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया गया और मनाया गया। यानी कि वर्ष 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को घोषित किया गया और उसी वर्ष घोषित भी किया गया और उसी वर्ष से मनाया जाने लगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस अवसर पर जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनमें शामिल है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। और जो अन्य खेल पुरस्कार हैं वो भी राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। थोड़ी सी हम बात कर लें मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान समय के प्रयागराज जिले में हुआ था। इसके अलावा ये ओलंपिक खेल में हॉकी खेलते थे, तो हॉकी में ही सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे। और
ये विश्व कप हॉकी 1928 में एम्स्टर्डम में, और 1932 में लॉस एंजल्स में, और 1936 में बर्लिन में इन्होंने गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता। और ये पहले ऐसे भारतीय विदेशी सेना टीम के सदस्य थे जिन्होंने वर्ष 1926 में न्यूजीलैंड का दौरा किया। इसके अलावा इन्होंने यानी कि मेजर ध्यानचंद जी ने वर्ष 1926 से 1948 तक अपने कैरियर में 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में गोल किए, और इन्होंने अपने पूरे कैरियर में लगभग 1000 गोल किए, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो हाइड्रोफोबिया की अगर हम बात करें तो इसे सामान्यतः जल संक्रांत भी कहा जाता है, या पानी से डरने वाली बीमारी, या जिसका एक प्रमुख नाम है रेबीज, जो कि कुत्तों के काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से। तो हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस से फैलता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, वायरस या विषाणु के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, या फिर गुजरात? तो यहाँ पे सही विकल्प है ए, केरल, कि केरल राज्य में इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष चलाया। और इसी संघर्ष की वजह से जो अवर्ण माने जाने वाले लोग थे उनको 1924 में जो त्रावणकोर की महारानी थी उनसे समझौता हुआ और उनको मंदिर जाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो अब थोड़ी सी हम श्री नारायण गुरु के बारे में जानें अगर, तो इनका जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव चेपम जंथी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मदन असन और माता का नाम कुट्टी अम्मा था। इसके अलावा जो इनका परिवार था ये एझावा जाति से संबंध रखता था, और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इस जाति को अवर्ण माना जाता था या समझा जाता था। इसके अलावा जो श्री नारायण गुरु हैं इन्हें बचपन से ही एकांत पसंद था, और ये हमेशा गहन चिंतन मनन में डूबे रहते थे। ये चूँकि निचली जाति से थे तो ये स्थानीय मंदिरों में पूजा करने के लिए प्रयासरत रहते थे, यानी कैसे भी हो मैं पूजा कर लूँ, जिसके लिए वो भजनों और भक्ति गीतों की रचना करते रहते थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारे भजनों और भक्ति गीतों की रचना की। इसके अलावा छोटी उम्र से ही जो इनका आकर्षण था वो तपस्या की ओर था, और इसके चलते ऐसा भी हुआ कि ये सन्यासी के रूप में 8 वर्षों तक जंगल में इन्होंने तप किया। इनको वेद, उपनिषद, साहित्य, हठ योग और बहुत सारे जो दर्शन थे उनका ज्ञान था। और अगर हम इनके कार्यों की इनके जो किए गए कार्य हैं उनकी बात कर लें तो जो प्रमुख है जातिगत अन्याय के खिलाफ इन्होंने कार्य किया, जिसके लिए इनको याद किया जाता है। तो इन्होंने एक नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यानी कि अगर केरल मलयालम भाषा में जो इनका वो था नारा था, ओरु जाति ओरु माथम ओरु देवम मानुष्यानि, इसका प्रसिद्ध नारा श्री नारायण गुरु जी के द्वारा ही दिया गया। और इन्होंने वर्ष 1888 में अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। यानी कि उस समय निचली जाति के लोग मंदिर निर्माण नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी भगवान शंकर का एक मंदिर बनाया। इसके अलावा एक मंदिर कलावन कोट में अभिषेक किया और मंदिर में मूर्तियों की जगह दर्पण को रखा, और ये उनके उच्च संदेश का प्रतीक था जिसमें ये मानते थे कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। और इन्होंने धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से भी वर्तमान समय में ये प्रासंगिक है। तो
इनका क्या था कि इनका जो दर्शन था वो समानता पर आधारित था। तो इन्होंने लोगों को समानता की सीख दी और इन्होंने इस बात को महसूस किया कि असमानता का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे और इसके विरोध करते थे। और इन्होंने क्या किया था, वर्ष 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम में एक सर्व क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम बताया जाता है। और यह सम्मेलन उन्होंने इसलिए किया कि जो इजावा समुदाय में जो धार्मिक रूपांतरण हो रहे थे उसको रोका जाए। अब श्री नारायण गुरु की कुछ रचनाएं हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो उसमें शामिल है अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुरल, थेवरप्पा, थिंकिंगल, ये कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा ये श्री नारायण गुरु हैं, इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई और ये अछूतों के प्रति जो सामाजिक भेदभाव है उसके बहुत ही खिलाफ थे। और इन्होंने वायकोम सत्याग्रह को गति प्रदान की। और ये जो वायकोम सत्याग्रह लाया गया उसका उद्देश्य था कि निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। और इस आंदोलन की वजह से ही महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं का ध्यान भी इनकी तरफ गया, यानी कि श्री नारायण गुरु की तरफ गया। अब इनका अगर हम बात करें कि विज्ञान क्षेत्र में इनका क्या योगदान था इनका, तो इन्होंने क्या किया, स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण पर इन्होंने जोर दिया था। इसके अलावा जो इनका अध्यारोप दर्शनम है, ये ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करता है। और इनका जो निर्वाण या मृत्यु 20 सितंबर 1928 को हुआ और केरल में इस दिन को श्री नारायण गुरु समाधि के रूप में मनाया जाता है। तो ये था प्रश्नों का छोटा सा सेट और उसका कुछ व्याख्या, जिनसे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं कुछ आगे पीछे करके। अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं कुछ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।